हेलो, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम है न्यू लक्ष्य। पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है नवीन और मैं आपको हिंदी और साइकोलॉजी के वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, ये हमारे रोम रोम में है, कहीं कुछ अलग नहीं है। बचपन से ही हिंदी हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, अपने भाव को अभिव्यक्त करते आए हैं। हिंदी को पढ़ाना अगर मैं कहता हूँ तो ये ठीक नहीं। हमें क्या करना है? हमें अपना एक एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करना है यानी उसके लिए हिंदी का जो लेवल है वो अलग है और जो आम बोलचाल की भाषा का लेवल है वो अलग है। हमें दोनों में डिफरेंस समझना है। लेकिन एक चीज़ आपको भी पता है, जिस चीज़ का हम यूज़ डेली कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, यानी जब उसी का कोई टेस्ट देना होगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज आइए इसी विषय में हिंदी भाषा के ऊपर अपनी पहली कक्षा शुरू करते हैं। हमारा जो चैनल है वो न्यू लक्ष्य के नाम से है। किसके नाम से? न्यू लक्ष्य। क्या कभी आपके दिमाग में क्लिक किया है कि न्यू लक्ष्य ही क्यों? नाम न्यू लक्ष्य है क्यों? भैया तो नया लक्ष्य हो या न्यू गोल हो, दो भाषाओं का मिश्रण क्यों? मैंने पवन सर से पूछा कि सर आपने इसका नाम ऐसे क्यों रखा? तो उन्होंने बताया, उन्होंने दयानंद सरस्वती जी की एक बात कही। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, पश्चिम से आने वाली हवा को, जो अच्छी हवा है उसको आने दो, लेकिन अपनी मिट्टी में पैर गड़े हुए होने चाहिए। यानी जो न्यू है वो पश्चिम हवा का प्रतीक है कि हम तैयार हैं, कुछ भी नया आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। किसी भी भाषा में कहीं से भी ज्ञान सीखने को मिलेगा, हम तैयार हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो बताता है कि हमारे पैर हमारी देश की मिट्टी में गड़े हुए हैं। इसी को मिला के बना है न्यू लक्ष्य। चलो एक चीज़ होगी क्लियर, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, न्यू लक्ष्य क्या मतलब? आप समझ रहे हो? ध्यान से समझना। या तो भाई जीवन का एक लक्ष्य होता है, ये न्यू लक्ष्य क्या है? न्यू लक्ष्य तो बता रहा है कि बार बार आपके लक्ष्य बदलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो ध्यान से देखना। किसी महापुरुष ने कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आपके जीवन का बस एक लक्ष्य है तो आप बस वहीं तक सीमित हो। आप अपने लक्ष्य को अचीव करके रुक जाओगे, यानी ठहर जाओगे, और रुका हुआ तो पानी भी खराब होता है। इसलिए न्यू लक्ष्य है, यानी हमें बस एक लेवल अचीव करके रुकना नहीं है, हमें अपना लेवल अचीव और बिगर और बिगर और बिगर करते हुए लेके जाना है। यही तो प्रकृति का नियम है और इसी नियम पे चला हमारा न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर या न्यू लक्ष्य एकेडमी। इसी चीज़ को सार्थकता के रूप में लेके चलता है। चलो ठीक है, दो चीज़ें हमारे यहाँ से समझ में आई हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, हिंदी के विषय की थोड़ी बातें करते हैं। लक्ष्य, हमारे यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें अगर हम तोड़ते हैं तो हम दिक्कत में आ जाते हैं, उनका वर्ण विच्छेद हम कर नहीं पाते हैं। आइए एक छोटा सा इसमें बीज बो के देखते हैं और उस पर करते हैं। लक्ष्य का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो मुझे इसमें दिख रहा है, एक तो ल है, क्ष और या, मुझे तीन चीजें दिख रही हैं। तो इसी का करके देखते हैं। ल में अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल हलंत जमा अ जमा क जमा श जमा य और जमा अ। लक्ष्य। हमें एक चीज समझ में आया है कि जो भी हमारा
व्यंजन पूरा हमें दिखाई देता है, लेकिन वो पूरा किसकी वजह से दिखाई देता है? जब उसके अंदर कोई ना कोई स्वर मिला हुआ हो। देखो, हमें लय पूरा दिखाई दिया था, उसकी क्या वजह थी वो हमने यहां समझी। हमें यह पूरा दिखाई दिया है, इसकी क्या वजह है हमें यहां मिली। लेकिन हमें अक्ष ये आधा दिख रहा है, इसकी भी वजह वही है कि इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। अगर इसके अंदर स्वर होता, अगर आपने अ जोड़ रखा होता तो ये बन जाता ल क्ष य, लक्ष्य। वेरी गुड। एक कंसेप्ट और समझते हैं, यहां से बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने यहां पे कुछ जगह खाली छोड़ दी है। यहां भी इसके ऊपर मैंने एक डंडा नहीं खींचा और यहां भी इसके ऊपर मैंने डंडा नहीं खींचा। डंडा सर, डंडा क्या होता है? यही चीज तो समझनी है। भाषा और एक सभ्य भाषा में फर्क है। असभ्य भाषा बताती है डंडा लगाओ, ये लगाओ, नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए हर किसी विषय की अपनी शब्दावली होती है। फिजिक्स में कोई चीज़ अलग कही जाती है, साइंस में कुछ और है, साइंस के भाग भूगोल में हो जो रही, जीव विज्ञान में वह चीज़ अलग है, बायो में अलग है। तो हम देखेंगे कि हिंदी की शब्दावली क्या कहती है, जो इन डंडों का, मात्राओं का जो खेल है, इसको हिंदी की शब्दावली में क्या कहते हैं, ताकि उसको पूरा रूप दिया जा सके। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, हिंदी में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण है जो पूरी हिंदी की अलग से आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो उसके अंदर छिपी हुई है और जो पूरी हिंदी को एक पूरी माला में पिरोने का रूप देती है, उसके इस रूप को साकार करती है। आइए उसके बारे में देखते हैं। सर ये क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है स्टेनो पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये हिंदी है, ध्यान से देखना। ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है, इसको हिंदू में कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। आपको यहां देखने को मिलेगी ये जो लाइन है, ये है शिरोरेखा। शिरोरेखा का मतलब वो रेखा जो हमारी शिखा या सिर के ऊपर है, शिरोरेखा। जो हमें जितने भी हमारे शब्द हैं इनको एक तार में पिरोने का काम करती है, जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक। अब वही रेखा अगर वो खड़ी हो तो वो कही जाएगी पाई। क्या कही जाएगी भैया? पाई। वेरी गुड। जैसे पाई भी अलग अलग जगह पे आ जाती है। यहाँ पे ल है, इसके बाद में पाई है। अगर यहाँ पे क फ ये 2 अक्षर हमें देखने को मिलते तो इनके मध्य में पाई आती है। ध्यान देना, पाई का अलग अलग रूप है, अलग अलग स्थान है कि पाई कहाँ पे आएगी। चलो भाई, ये वेरी गुड। ये जो बिंदु है, जैसे आपने अरबी फारसी के शब्द में देखा होगा, व जंजीर, उसके जो नीचे लगी हुई बिंदु है इसी को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। वेरी गुड। ये लास्ट में क्या बना दिया गुरुजी? अच्छा, अब देखना, हल चलाया है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसमें जरूर देखा होगा आपने, इसको हल की तरह है इसलिए इसको हलंत रूप दे दिया गया। हलंत नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। हलंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका रूप है वो हल की शेप से लिया गया है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर दूँ और थोड़ा सा यहाँ से, तो अब क्या रह जाएगा, हलंत। जैसे आपने किसी के नीचे लगा हुआ देखा होगा ना, जैसे मैंने ल के नीचे हलंत लगा दिया। हलंत का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई स्वर नहीं है, बिना स्वर का जो हमारा व्यंजन होता है उसे हम हलंत लगा के बताते हैं। चलो वेरी गुड। न्यूलक्ष्य के बारे में समझा, हिंदी की बेसिक चीज़ें आपने कुछ समझी जिनके बिना हिंदी को हिंदी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसकी लिपि की मेन नींव है। क्या है ये, मेन नींव है। अच्छा लिपि, सर आपने एक शब्द बोला है लिपि, लिपि लिपि लिपि। अच्छा लिपि वो होती है जिसमें भाषा लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है सर, देवनागरी लिपि है। कौन सी है, देवनागरी। इंग्लिश की कौन सी है, रोमन लिपि है। अलग अलग भाषाओं की अपनी एक लिपियाँ होती हैं। लेकिन अब जो मैं बात कहूँगा वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, बहुत ध्यान से देखना। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो क्या सर किसी दूसरी लिपि में दूसरी भाषा लिखी जा सकती है, कैसे? अब बच्चों ध्यान देना, जब आप व्हाट्सएप पर टाइप करते हो, आप लिखते हो AAP, कल KAL, स्कूल SCHOOL, आओगे AAOGE। ये तो क्या हो गया, आपकी भाषा तो हिंदी है, यानी आप बात तो हिंदी में कर रहे हो, लेकिन जो उसके लिखने का माध्यम है, जो उसकी लिपि है, वो इंग्लिश है। यही बात आपको समझानी है कि कोई भी भाषा, इस दुनिया की कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हालांकि वो अपना पूर्ण अच्छा अर्थ या मेन व्यवहारिक रूप में नहीं देखी जाएगी, समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसकी एक अपनी लिपि है। लेकिन थोड़े से करेक्शन के, टूट फूट के बाद आप उसको, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी चेक करके देख लेना। आप कोई भी भाषा हो, आप इंग्लिश में टाइप करके उस चीज़ को लिख सकते हो। वेरी गुड। चलो इसको साफ करते हैं, थोड़ा हमें आगे के विषय के बारे में समझते हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई पेन रबड़ का काम कर रहा है। वाह वाह वाह। चलो भाई, अकेडमी का नाम न्यूलक्ष्य। चलो अब थोड़ा ये देखते हैं कि सर आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, हमारा क्या विषय रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, और हमारी टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। देखो बताने को तो बहुत कुछ है, स्वर व्यंजन है, स्वर कुछ भी लगा लो, स्वर व्यंजन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण वाच्य, बहुत कुछ है। लेकिन किसी भी भाषा में है ना, कुछ 4-5 बातें ही हैं जो मेन होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के पूरा सिलेबस होता है, और बाकी सब उन्हीं के टुकड़े होते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी भाषा है, उसमें अक्षर होते हैं, अक्षरों से मिलके बने हुए शब्द होते हैं, शब्द से मिलके बने हुए पदबंध, उनसे मिलके बने हुए उनसे मिलके जो बनते हैं आपके वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलके जो बनते हैं वो आपके गद्यांश, इसी के सिमिलर पद्यांश भी आपको देखने को मिलते हैं। मोटे मोटे रूप में
किसी भी भाषा का हो, इस दुनिया की, इस संसार की कोई भी भाषा हो, उसके जो विषय रहेंगे वे यही रहते हैं। उसके जो टुकड़े होते हैं, अक्षर, शब्द, पदबंध, वाक्य, पद्यांश और गद्यांश। ऐसा क्यों है? कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक क्या है? अक्षर है, ले जाते हैं बात, अपनी पूरी बात कहने तक लेके जाते हैं, वो क्या है? पद्यांश और गद्यांश है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस यही रहेगा। अब इसके अंदर कुछ टुकड़े हैं जिसके आपके मन में जो लालसा हो रही है ना पैदा, वो मैं समझ पा रहा हूँ। इसके अंदर वे टुकड़े हैं जो आप कहोगे सर वो चीज़ तो दिख नहीं रही है। इसी में आप देखोगे भाई स्वर क्या है, इसी में देखोगे व्यंजन क्या है, ये इनके उच्चारण के स्थान देखोगे। ये आपको प्लुस स्वर बहुत सारे इनके उच्चारण के, भाई अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, मिले हुए कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से, यही उनकी गहराई इस चीज़ में उतारेंगे हम। शब्द कौन से होते हैं? शब्द के बहुत सारे भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, योग, रूढ़, योग रूढ़, ऐसे बहुत सारे टुकड़े जिसको देखने को मिलेंगे। इसी की तरफ इधर अगर आ जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, सब शब्दों का खेल है, पूरा शब्दों का खेल है। इसी प्रकार प्रबंध आ जाएंगे, पद बंध आ जाएंगे, वे टुकड़े, वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े जो किसी एक कंसेप्ट पे आके रुकते हैं। इसी प्रकार वाक्य आ जाएंगे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, बहुत सारे आ जाएंगे। गद्यांश में क्या आता है? जैसे कोई भी एग्जाम आप देखते हो, गद्यांश में कोई एक गद्यांश दे देंगे, ठीक है, या तो किसी की कविता भी हो सकती है तो पद्यांश हो जाता है, या फिर कहीं किसी की कहानी से उठा लिया, फिर उसमें कहेंगे इसका शीर्षक बताओ, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके जवाब उसी गद्यांश में होंगे, बस आपको उससे निकालना आना चाहिए। यही तो खासियत है एग्ज़ाम की कि आपको उसमें निकालना आना चाहिए। जैसे MCQ टाइप क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने, और ऑनलाइन में टाइम भी आपके सामने। उस टाइम पर आपका अपना बेहतरीन यूज़ कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम पास करना केवल एक नॉलेज नहीं है रह गई है, अब वो एक स्किल है। इस दुनिया में कितनी भी कोई भी स्किल है वो सब अच्छी हो सकती है बस प्रैक्टिस से। हर स्किल मॉडिफाई होती है, जैसे पढ़ाना भी एक स्किल है, टाइम टाइम पे मॉडिफाई होती रहती है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस से ही होता है। एक साइकोलॉजी का एक हमारे पास टर्म है, बहुत ध्यान से देखना, काम आएगा, जीवन भर काम आएगा किसी भी स्किल को सीखने में आपके। हमारे थोंडाइक जी हुए हैं, उन्होंने सीखने के बेसिक नियम दिए हैं, जो सीखने के भी बेसिक नियम है, ध्यान देखना। पहला है तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का, और तीसरा है प्रभाव का। इस दुनिया में आप कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी चीज़ में माहिर हो सकते हो। पहली चीज़ तो आपके अंदर उसके लिए तत्परता होनी चाहिए, आप रेडी होनी चाहिए, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। आप उस चीज़ के लिए तैयार होने चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। दूसरा उसका अभ्यास का है, अब ये सोच के तो बैठेंगे मुझे करना है, मुझे IAS बनना है, मुझे CGL क्रैक करना है, मुझे टीचर लगना है, सोच के तो बैठ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा आपको। जितना अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कृत कर्ता अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरिया और जाता शिल्पत पढ़त निशान।
तीसरा है प्रभाव का नियम। ये बात ध्यान से देखना, आप तैयार भी हो, आपने प्रैक्टिस ही पूरी कर ली, प्रभाव यानी उसका इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसका अगर जैसे जो जो आप तैयारी करते जा रहे हो उसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है तो आप आगे और ग्रोथ करते रहोगे, ग्रोथ करते रहोगे। भाई आपने बढ़िया तैयार होकर बढ़िया प्रैक्टिस किया तो आपका प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन आप तैयार भी ठीक से नहीं हो, प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है, तो आपका प्रभाव नेगेटिव वे में चला जाएगा, आप वहाँ से दूर होना शुरू कर दोगे। तो हमेशा सीखने के कोई भी स्किल हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए 3 चीज़ें बेसिक है आपकी, इसको ध्यान से करो, दिमाग में बैठा लीजिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। चलो ठीक है, हिंदी वाले सर इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा पूरा मोटा मोटा एक सिलेबस समझ में आ गया। चाहे आपका एग्ज़ाम DSSB को, चाहे आपका किसी भी लेवल का जा हिंदी आते हो, CRPF हो, कहीं भी हो, आपका पूरा यही सिलेबस रहता। इस हिंदुस्तान में जहाँ भी हिंदी आती है यही सिलेबस है। इसके अलग अलग टुकड़े हैं, उन बारीकियों को धीरे धीरे हम समझते चलेंगे, सब बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। चलो इसको साफ कर देते हैं। क्या बात है। चलो आज अपना एक छोटा टॉपिक लेके चलते हैं, जो मूल का भी मूल चलेगा। स्वर, स्वर नहीं स्वर। सा में ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जोर लगता है स्वर से। अब स्वर में भी सा में स्वर नहीं है, तो अब इसको बोलोगे स्वर, स्वर नहीं स्वर। ठीक, स्वर सर, वेरी गुड, स्वर है। तो स्वर बहुत सारे, इसके अलग अलग टुकड़े हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्वर मिलके बने हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। उनको बस ध्यान से देखना, पूरी कहानी ज़िंदगी में आज ये क्लास ले लो, इसके बाद स्वर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी। ध्यान से देखना, पहले मैं स्वर लिख के दिखाता हूँ, मेरे साथ साथ शुद्ध उच्चारण इसका करना आपको। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिंदगी भर याद रखना, स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। स्वर क्या चीज है? देखो, कोई भी हमारे, देखो मुख के जहाँ से आप उच्चारण करते हो उसके कुछ अवयव होते हैं, अवयव, अवयव होते हैं, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठी, बहुत सारे अवयव होते हैं। इन अवयव से कोई आवाज बाहर निकल रही है, और वो भी बिना किसी टकराव के, बिना किसी टकराव के मुख के अवयवों से कोई आवाज बाहर निकलती है, वो स्वर है। इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण है, संपूर्ण है। ये स्वर है। स्वर कितने हैं? 11। याद रखना, ये DSSB में क्वेश्चन में आया भी था पेपर में, स्वर कितने हैं? 11। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अंग कहाँ चला गया, आह कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इसके बारे में बताएंगे। बेसिकली आपको याद रखना स्वर कितने? 11। आइए अब इसको थोड़ी गहराई में लेके जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। इसके कुछ अलग अलग कैटेगरी हैं। इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। सबसे पहली होती है ह्रस्व स्वर। कौन सी होती है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व कह लो,
मूल कह लो, लघु कह लो, छोटे कह लो। मेरे हिसाब से अब ह्रस्व को बताना, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके एक्सप्लेन ये सब सारे कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, यानी जो मूल के भी मूल है। एक बात को ध्यान रख लो, मूल के भी जो मूल है वे ह्रस्व स्वर है। मूल के भी मूल, अ, इ, उ, री, वाह वाह। ह्रस्व स्वर का मतलब जो मूल के भी मूल है, यानी पूरी हिंदी जो टिकी हुई है उन स्वर के ऊपर है, और जो स्वर भी टिके हुए हैं वो इन ह्रस्व स्वर के ऊपर टिके हुए हैं। ये मूल के भी मूल हैं। पूरा घर टिका होता है डीपीसी पे, और डीपीसी टिकी हुई है आपकी नींव पे। ठीक है, तो ये आपकी नींव है, हिंदी की नींव मान लो इनको। ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री। री के बारे में भी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। चलो भाई, एक कैटेगरी सर आपने बता दी। ह्रस्व अगर ये हो गए, ह्रस्व का अपोजिट होता है दीर्घ। क्या होता है? हिंदी में कहेंगे विलोम। ह्रस्व का विलोम दीर्घ। अब इसमें कौन कौन आएगा? आपका आ, वेरी गुड, ई, अरे वाह, ऊ, शाबाश, ए आए, ओ आओ। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। ह्रस्व स्वर कितने थे? 4। वेरी गुड। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2017 एग्जाम, उसमें आता ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने बच गए? जो इन चारों को हटा लो दीर्घ स्वर हो गए। इतना समझ में आया? इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, किस कैटेगरी में कौन सा जाएगा। मूल के भी मूल क्या है? ए, ई, उ, री। ये है मूल के भी मूल। दीर्घ की कैटेगरी के हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वेरी गुड। अगली लड़ाई पे चलते हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास है, इसको बताओ दिमाग में। 2 कैटेगरी हो गई हैं। तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है, संयुक्त स्वर। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। पहले इस शब्द को समझो। देखो हिंदी में कहीं भी हम आगे तक चलेंगे ना, बहुत कुछ ऐसे मजेदार बातें आएंगी, उसको ध्यान से देखते देखते चलेंगे। उसमें सबसे पहले समझना आपको शब्द को। शब्द समझ में आ गया, पूरा खेल समझ में आ गया। संयुक्त स्वर, संयुक्त का मतलब होता है मिलना, यानी जो स्वर मिलके बने हैं, जो स्वर मिलके बने हैं। अब देखो इसमें व्यंजन का कोई खेल नहीं है, क्योंकि स्वर है, ये व्यंजन से बहुत अलग है। इसको कोई व्यंजन मिला के पूरे नहीं करेगा। यानी कहीं ना कहीं 2 स्वर ही आपस में मिलके एक नया स्वर बनाते हैं, उसी को इसमें लेके जाते हैं। जैसे मैंने क्या क्या लिखा था, बहुत ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें भाई। हमारे पास थे ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। हमारे पास ये स्वर है। संयुक्त की कैटेगरी में कौन से जाते हैं? अपना पहले दिमाग लगाओ, एक बार अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलो। वेरी गुड। कमेंट भी करो भाई, ऐसे कमेंट भी करो। चलो भाई, वेरी गुड। इनको लेके यहाँ आते हैं, ध्यान से देखना। ये सब हमारे संयुक्त की कैटेगरी के है।
ए आए ओ ओ। संयुक्त कैसे है? ए ई, यानी ए आ कुछ भी हो, उसके बाद ई कुछ भी हो, ये मिलके बनाते हैं ए। क्या बनाते हैं? ए। क्या बनाते बच्चों? ए। ए कुछ भी हो मिलके बनाएंगे ए। अब एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के बिना तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। देखते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वेरी गुड। देव जमा इंद्र, संधि में जरूर पढ़ा होगा आपने, संधि में जरूर पढ़ा होगा आपने। देव जमा इंद्र बनेगा देवेंद्र। क्या बनेगा? देवेंद्र। इसका मैंने विच्छेद किया, लास्ट में आ निकला। इसका विच्छेद करा, शुरुआत में ई मिला, ए ई मिलकर क्या बन गए? ए। ये भी इधर चला जाएगा। अब इसकी कैटेगरी का एग्जांपल देते हैं। ए आ मिलेंगे ऊ से तो बन जाएंगे एग्जाम्पल बताओ भाई, बताओ एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं बताता हूं। पर जमा उपकार क्या बनेगा? परोपकार। वेरी गुड। इससे ए निकल गया, इसका ओ निकल गया और बन क्या गया? ओ। परोपकार। इसी के मारे, जिसको और गहरे में आगे जब संधि पढ़ेंगे ना, स्वर संधि, उसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिलके बने होते हैं। ए आई में ई मिलते हैं ए में तो ए बनता है, और जब ओ मिलता है तो ओ बनता है। समझ में आया? इसीलिए इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। वेरी गुड। 3 कैटेगरी हमारी हो गई है। अब चलते हैं आगे के लिए। चलो बच्चों, चौथी हमारी कैटेगरी आ गई है अंग आहा। देखो, ये बहुत बारीक सी चीज़ है, ध्यान से समझना। गांव देहात से टच है थोड़ी। कभी भी आपको जब गांव देहात में जाना जाता है, आपके 2 नाम होते हैं। एक तो किसी कुणबे के नाम से आपको जाना जाएगा, भी आप फलाने कुणबे का है ये व्यक्ति। दूसरा, आपका अपने नाम से आपको जाना जाएगा। जैसे रामायण में भी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, तो राम जी को रघुकुल के नाम से जाना जाता कि रघु जी का वंशज है। तो इसी प्रकार आप यहाँ देखना, अंग आहा, इनका एक जो कुणबे का नाम है, जॉइंट नाम है, उसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। वेरी गुड। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हिंदी क्या, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। अयोग वाह समझेंगे। अयोग का मतलब अयोग वाह। आ का मतलब, अयोग मतलब बिना जोड़े। वाह का मतलब होता है ले जाना। क्या होता है? ले जाना, यानी जिसे बिना जोड़े ना ले जाया जा सके। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, देखो। अब जो मैं बताऊंगा वो अल्टीमेट गोल है आपकी नौकरी लगने का। ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे इसीलिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपको लिख देता हूं मैं विवाह। वी का मतलब यहां है विशेष। क्या मतलब है? विशेष। वाह का मतलब ले जाना। वाह का मतलब ले जाना, यानी विशेष तरीके से लेके जाना। जब आप शादी में जाते हो तो दुल्हन को ऐसे ही नहीं लेगा ते गए चले गए, हाँ भाई ठीक है चलो, ऐसे नहीं होता है।
जाते हो बैंड बाजे के साथ, पूरी वरमाला जयमाला ले जाके पूरा धूमधाम के साथ जाते हो, जब लेके आते हो, यानी उसमें विशेष तरीके से ले जाया जाता है दुल्हन को, इसीलिए उसको विवाह कहते हैं। इसी प्रकार वाही से बना वाहन, वाहन होता है ना, गाड़ी में बैठ के जाते हो, गाड़ी में बैठ के जाते हो, वहां से बना वाहन यानी ले जाने वाला। चलो वहां समझ में आ गया आपके। अब देखते हैं कि इनके क्यों कहते हैं इनको बिना जोड़े ना ले जा सके, क्यों? क्योंकि कभी भी आप जिंदगी में कभी भी ट्राई करके देख लेना, कभी भी कहीं भी देख लेना, अंग हो या आ हो, उसके आगे कोई ना कोई स्वर या कोई ना कोई व्यंजन लगा होता है। क्या कभी ऐसे के लगे देखा इसको, या ऐसे इन दो बिंदुओं को लगा देखा हो? नहीं ना। या तो इसके आगे आ लगेगा, या ये लगा लो कह, कुछ भी लगेगा, इनके आगे कुछ ना कुछ लगेगा, ये बिना जोड़े नहीं लिखे जा सकते, इसलिए इनको कहते हैं अयोग वा। समझ में आ गया? वेरी गुड। यानी जो ज्वाइंट फैमिली का, जो इनका नाम कुनबे का नाम हो, तो आपको समझ में आ गया। अब देखना इनका सेपरेटली इनका अलग नाम क्या है, वो बहुत बारीकी चीज है। बोर्ड यहां तक क्लियर है? चलो वेरी गुड। देखो इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनु का मतलब होता है बाद में। क्या मतलब होता है? बाद में। स्वर का है यहाँ स्वर से मतलब, यानी जो स्वर के बाद बोला जाएगा या उसको उच्चारण स्वर के बाद होगा, इसलिए उसको कहते हैं अनुस्वार। एक चीज और देखो, अनु का मतलब बाद में कैसे? जैसे आपने महाभारत देखी होगी, उसमें देखा होगा युधिष्ठिर जी बार बार अर्जुन जी को कह रहे थे हे अनुज, हे अनुज। तो अनु का मतलब बाद में, ज का मतलब जन्म, यानी जो बाद में जन्मा हो। युधिष्ठिर जी के लिए चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, वो उनको अनुज कहते थे। क्यों? वो उनके बाद में जन्मे हैं। अच्छा अगर एक चीज बताओ, आप हिंदी के विषय में आप पढ़ रहे हो, अगर भीम जी को या अर्जुन जी को अगर युधिष्ठिर जी को बुलाना हो तो उनको क्या कहेंगे? हे अपोजिट अनुज, हे विलोम अनुज? नहीं, उनको कहेंगे अग्रज। क्या कहेंगे? अग्रज। अग्रज होता है अनुज का विलोम। चलो वेरी गुड, ये आपकी समझ में आ गया। तो इसी प्रकार इसको इसीलिए अनुस्वार कहा गया है, क्योंकि इसके आगे कोई ना कोई स्वर होगा, उसके बाद इसकी आवाज होगी। जैसे मैं लिखता हूं, इसको बोलेंगे चंचल, च फिर अंग चल, ऐसी आवाज आएगी चंचल, यानी उसके बाद लगा जाए, बाद के उसके बाद ही इसकी आवाज आएगी। वेरी गुड। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग। बाबा, बाबा तो मैं प्यार में कह रहा हूँ, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग आपने देखा होगा, संस्कृत में बहुत में देखा होगा। बालक, बालको, बालका, तो उसमें कोई ना कहीं आपने जरूर देखा होगा विसर्ग। दो बिंदु हैं, ये लगते हैं उसके बाद ही है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। इनके आगे लगने के लिए कोई ना कोई स्वर या व्यंजन जरूर होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग की आवाज में कहीं भी जाओगे तो आप लास्ट में ह की आवाज कर देते हो, ह। जैसे मैं एक तो लिखूं राम, एक के बाद विसर्ग लगा दूं रामा, ह ह कंठ से आवाज। वेरी गुड। चलो चौथा कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गया भाई। अब पांचवा देखते हैं। पहले ब्रांच का नाम लिखने दो भाई। न्यू लक्ष्य। चलो अब हम अपना अगला कंसेप्ट समझते हैं जो हमारा आगे जाएगा। आपने हिंदी में इसे जरूर देखा होगा। जब हिंदी में इसको जरूर देखा होगा तो इसके बारे में जानने की भी कोशिश की गई होगी कि ये क्या है। बताओ बच्चों, इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। यानी ये अपने साथ साथ नासिका का अनुसरण करेगा। क्या करेगा? नासिका का अनुसरण करेगा। एक बार फिर, क्या करेगा? नासिका का अनुसरण करेगा। आपने कभी ये देखा हो, ये तो आपने देखा होगा, आपके मन में देखो ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ध्यान से देखना। आपके मन में तो आ रहा होगा कि सर ये तो हमारी अनुस्वार लगी हुई है, ये भी अनुस्वार है, आप अनुनासिका वाले में क्यों समझा रहे हो? ये एग्जाम में आया था। ये इसके अंदर क्या है? अनुस्वार नहीं लगी हुई है मेरे बच्चे, इसके अंदर ये अनुनासिकी है। असल में ये क्या है? ऐसी है। लेकिन हिंदी का एक नियम है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की तरफ चलती है, कठिनता से सरलता की तरफ चलती है, तो उसके सरल रूप को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे जाके कहीं त्रुटि पैदा ना हो, ध्यान रखना, कहीं त्रुटि पैदा ना हो, इसलिए उसने इस रूप को चुनने की बजाय इस रूप को चुनना बेहतर समझा। अब इसका उच्चारण है चींटी। चींटी। ई की मात्रा के साथ साथ नाक से भी ई की आवाज आनी चाहिए, क्योंकि नाक का अनुसरण करते हैं। इसका नाम क्या? अनुनासिका। नासिका में इसका अनुसरण किया जाता है। चींटी, ईंट, 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 चींटी, ईंट। ये दो चीज समझ में आए आपके? इसलिए इसको कहता है अनुनासिका। अब एक चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, देखो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट भी लेता हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाह वाह, अब सब ध्यान देंगे। जो हमारी अनुनासिका होती है, मैं देख रहे, ध्यान से देखना, वह केवल हिंदी भाषा के शब्दों में दिखाई देती है। आप कंसेप्ट ये नहीं है, कंसेप्ट आप ध्यान से देखना। जो शब्द हिंदी भाषा के हैं वो तत्सम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। वेरी गुड, तद्भव। यानी आपका एक नंबर पक्का हो गया। जहां कहीं भी आपको अनुनासिका देखने को मिले, जहां कहीं भी अनुनासिका देखने को मिले, वो बस हिंदी भाषा के शब्दों में आती है, लिखी जाती है, वो संस्कृत भाषा के शब्दों में नहीं होती है। इसलिए जिस भी शब्द में ये है, वो शब्द अपने आप में ही तद्भव शब्द हो गया। हैव यू गोट माई पॉइंट और नॉट? दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी लाइन में अगर आपको अनुनासिका लगी हुई दिखती है, तो वो शब्द केवल हिंदी भाषा का शब्द है, वो संस्कृत का शब्द नहीं है, तो वो अपने आप में तद्भव शब्द है। तत्सम नहीं हो सकता। तत्सम है संस्कृत वाले, तत्सम यानी उसके समान, यानी संस्कृत वाले शब्द। ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज देखना, जो हमारी अनुनासिका होती है वो कितने स्वर में लग सकते हैं। क्वेश्चन जरूर आया था, ये एक यूपी में था, कोई एग्जाम, उसमें आया था। क्वेश्चन ये था, कितने स्वर में अनुनासिका लगती है? कितने स्वर में अनुनासिका लगती है? इसका जवाब दो, ध्यान रखना। इसका जवाब होगा, ये ध्यान रखना, 10 स्वर। कितने? 10 स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। लगती कितने में है? 10।
कौन सा एक है जिसमें नहीं लगती? दिमाग लगाओ। इसका जवाब है मेरे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, इसका जवाब है जिसमें ये नहीं लगती, जिसमें नहीं लगती वो है री से ऋषि। क्या है वो? री से ऋषि। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, देखो दो कंसेप्ट मिक्स होंगे, बहुत ध्यान से, ध्यान यहाँ होना चाहिए। री से ऋषि में नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? मैंने पहले ही बताया था, अनुनासिका केवल और केवल हिंदी भाषा के शब्दों में दिखाई देती है या लिखी जाती है। अब ये देखो, री में नहीं लगती, क्यों? ध्यान से समझो, क्योंकि री जो हमारा स्वर है वो केवल और केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो केवल और केवल तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। समझे? वेरी गुड। यानी री कहीं भी दिखेगा, वो कौन सा शब्द होगा बच्चों? तत्सम शब्द। वेरी गुड, लो गुड ले लो मेरी तरफ से। कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द। और अनुनासिक जिसमें देखने को मिलेगा वो होगा तद्भव शब्द। जब इनका आपस में कोई मिलान ही नहीं है तो ये एक साथ देखने को कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। अब एक चीज़ देखो, री को फिर क्या कहेंगे भाई? जिसमें अनुनासिक लगती है तो अनुनासिक शब्द वो हो गए, हमारे स्वर हो गए। जिसमें नहीं लगती उसको कहते हैं निरअनुनासिक। DSSB दास ग्रेड 4 क्वेश्चन यही आया था, कौन सा हमारा स्वर है जो निरअनुनासिक है, और उसका जवाब था री से ऋषि। इसमें नहीं लगती, इसको निरअनुनासिक कहते हैं। वेरी गुड। चलो भाई, चैप्टर हमारी समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ लास्ट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। कुछ हमारे होते हैं, अकेडमी का नाम नहीं बोलना भाई, पवन सर गुस्से आ जाएंगे। देखो कुछ हमारे स्वर होते हैं जिसको वृत्ताकार कैटेगरी के होते हैं। वृत्ताकार, वृत्त का मतलब क्या है? अब ये गोल ऐसे गोल नहीं लिखने। वृत्त का मतलब है जो बोलते वक्त आपके होठ गोल हो जाएं। ऊ ऊ ओ आओ। कौन से कौन से कौन से कौन से मेरे बच्चों? ऊ ऊ ओ ओ। ये किस कैटेगरी के हो गए? वृत्ताकार। एक चीज़ एक ध्यान से देखना यहाँ, मैं एक और ले लेता हूँ, कभी ये देखा होगा आपने, मैंने इसको समझाया नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ कि अगर कहीं ये भी देखने को मिलेगा तो ये भी वृत्ताकार की कैटेगरी का है। सर ये क्या है? ना तो आपने स्वर में दिख बताया, ना अयोग व्याम में बताया, ना अनुनासिक में बताया। इसको कहते हैं, ध्यान से देखना, आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर। क्या? आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब जो आया हुआ है, आया हुआ। जैसे कोई मेहमान आता है उसको कहते हैं आगंतुक, कोई आया हुआ है। किसी का बधाई देते आते हुए तो कहते हैं सुआगत, यानी आना आपका अच्छा हो, शुभ हो, सुआगत। आगत क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ भी देखने को मिलेगा वो दूसरी भाषाओं के शब्द होंगे। जैसे आपने देखा होगा ऑडिटर, ऑडिटर। हाँ मुझे पता आप डॉक्टर कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया, भावनाओं पे कंट्रोल, डॉक्टर, ठीक है। ओ ये सब आगत ध्वनि है, इसलिए कौन सा? ये आगत स्वर है। अगर कभी बाई चांस देखने को मिले तो ये भी वृत्ताकार में जाएगा। इसको बोलते वक्त भी आपके होठ गोल हो जाते हैं। वेरी गुड। चलो अब हमारा लास्ट रह गया है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इंग्लिश भी अच्छी है मेरी, ऐसी बात नहीं। एक शब्द लिखता हूं, होम। ये क्या चीज़ है? देखो ये हमारी भाषा की खासियत है, और किसी भाषा में हो या ना हो, हमारे पास धीमी आवाज़ के भी स्वर हैं, थोड़ी मध्यम आवाज़ के भी स्वर है, और बहुत तेज़ आवाज़ के लिए भी स्वर है।
जैसे हमें मध्यम आवाज में कहना हो ओ, और मैं कहूँ ओ, जैसे मैं कहूँ हे, हे, तो जहां आपकी आवाज देर तक लग रही है, जोर तक लग रही है, किसी एक शब्द पर अक्षर पर आपका जोर दिया जा रहा है, उसके लिए हमारी हिंदी क्या हमारी सुविधाएं करती हैं, उसके लिए हमारी एक कैटेगरी है, उसका नाम है प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, इसकी शेप इस तरीके की भी होती है, बताते हैं। प्लुत स्वर क्या है, जहाँ दीर्घ से भी दीर्घ आवाज आपको पैदा करनी पड़े, वहां पे लगेगा प्लुत स्वर। जहां दीर्घ से भी दीर्घ आवाज आपको पैदा करनी पड़े, हे, हे राम, ओ, ओम। इसकी खासियत है, ज्यादातर ये शब्द किसी को दूर से बुलाने के लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, प्लुत स्वर आपकी समझ में आया? प्लुत का मतलब वो ध्वनि जो दीर्घ से भी दीर्घ है, प्लुत स्वर। ठीक है, कहीं कहीं इसकी आपको 3 की शेप भी देखने को मिलती है। चलो भाई, हम हमारी हिंदी की क्लास में कई नए नए शब्दों को भी जानने को मिलेगा। बहुत ध्यान से, मज़ेदार चीज़ें हैं, अगर वो समझोगे तो आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। हिंदी बोलते बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको उसकी गहराई में भी इंटरेस्ट है? शायद है या नहीं भी है, लेकिन अब होगा, ये मेरा विश्वास है, अब होगा। जैसे देखो, मैं एक शब्द लिखता हूं, प्रभास की फिल्म आने वाली एक आदि पुरुष, उसी का ही ओरिजिनल नाम लिखता हूं, रामायण। अगर मैं आपसे पूछूं, बचपन से देखते आए हो, पढ़ते आए हो, कहानी भी सुनते आए हो, सब कुछ सुनते आए हो, हमारे रोम रोम में, लेकिन रामायण शब्द का मतलब क्या है? रामायण शब्द का मतलब क्या है? कितने बच्चे बता पाएंगे? राम राम राम, राम की कहानी, राम जी की ऐसे ऐसे, राम जी की ये कहानी, ऐसा नहीं। देखो, मैंने क्या कहा था, हिंदी को हम समझ सकते हैं टुकड़ों में करके। राम जमा अयन, राम जमा अयन। अयन का मतलब होता है जाना, अयन का मतलब जाना। जैसे कहा जाता है सूर्य दक्षिणायन हो गया, सूर्य उत्तरायण हो गया, यानी सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ चल गया, या सूरज का झुकाव उत्तर दिशा की तरफ चल गया। इसी प्रकार रामायण यानी राम जी का जाना। इस पूरी भी आप कोई भी किताब, कहानी, कथा कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी देख लो, जो उसका नाम होगा ना, या तो किसी घटना के ऊपर होगा, या उसका जो नाम किसी मेन पात्र के ऊपर होगा। गजनी फिल्म आपने देखी होगी, गजनी के ऊपर, विलन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं किसी घटना के ऊपर या मेन पात्र के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, मेन पात्र को घटना के साथ जोड़ के उसका नाम लिखा गया है, रामायण, राम जी का जाना। जब तक श्री राम जी अयोध्या में थे, युवराज उनको घोषित कर दिया गया था, आगे वो राजा बनने वाले थे, तो एक राजा महाराजों की जैसी कहानी चलती आई, उसी रूप में वो कहानी चल रही थी। लेकिन पूरी कथा में बदलाव क्या, जो ट्विस्ट है वो कब आता है, जब राम जी अयोध्या से और 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाते हैं। वहाँ आगे जाके रावण से सामना होता है, हनुमान जी मिलते हैं, सुग्रीव जी मिलते हैं, बहुत सारी कहानी देखने को, विभीषण जी का कैसे क्या रोल है, बहुत सारी कहानी जो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व की छाप पूरी दुनिया पे कायम कर लेता है। यानी अगर श्री राम जी अयोध्या से अगर इस चीज़ के लिए नहीं निकले होते, अंधकार का विनाश करने के लिए नहीं निकले होते, तो जो ये कहानी है एक अपना मेन रूप नहीं ले पाती। ऐसी ही एक कथा चलती रहती, जो कि में अभी राजा युवराज, फिर राजा युवराज, यही चलता रहता। लेकिन श्री राम जी ने एक इस कहानी की एक मूल उसके मोड़ पे लेके गए, अभी वन के लिए गए, फिर वहाँ पे जाके उसने रावण जी का नाश किया। तो इस प्रकार वो एक घटना इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि वो मोड़ इतना इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए रामायण को रामायण कहा जाता है। तो ठीक है छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे की कक्षा जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। आपका भाई नवीन सर, नमस्कार।